हर हर महादेव गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल वेल. सो टुडे विद अ वेरी इंपॉर्टेंट topic you can say of BA first semester English students who have taken their English as a subject as major one in you can say in their BA. So let's start with the topic which is known as prose. Today we are going to discuss about prose devices and what is prose. Okay, let's begin. यस. सो पहले हम लोग देखेंगे कि भाई प्रोज होता क्या है. ये जो प्रोज है वर्ड है ना, दिस इज़ डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड विच इज़ नोन एज प्रोजा, है ना. तो ये जो प्रोज वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से आया है जिसको हम लोग प्रोजा बोलते हैं, जिसका एक्चुअल मीनिंग होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कोर्स. हिंदी में अगर बात करें तो प्रोज का मतलब इट्स समथिंग लाइक अनऑर्डर्ड unadorned form of language written or spoken in ordinary usage which have correct grammatical sentence. यानी कि जो भी हम लोग राइटिंग प्रोज में देखते हैं वहाँ पे, जैसे आप पोइट्री की देखते हो तो पोइट्री में क्या होता है, वहाँ पे राइम्स या वहाँ पे मेनली अब राइटर राइम्स भी नहीं करते और ग्रामर को तो बिल्कुल फॉलो नहीं करते, बिकॉज पोइट्री में छूट होती है ना कि अगर आप ग्रामर देखने लगोगे तो वो आपकी पोइट्री कभी नहीं बन पाएगी. सो दिस इज़ द मेन रीज़न. तो प्रोज क्या बोलता है कि प्रोज जो है ना पूरा ग्रामेटिकली करेक्ट होता है. जैसे पोइट्री में होता है जस्ट इसका अपोजिट होता है, यहाँ पे ग्रामेटिकल सब कुछ देखा जाता है. और प्रोज का मतलब भी होता है एक डायरेक्ट फॉरवर्ड डिस्कोर्स. यू कैन से कि लाइक means all the writings composed in prose are not in verse with the reference to the first meaning. यानी prose is an expression of logical thought. आप प्रोज के दो मीनिंग होते हैं, जिसका पहला मीनिंग ये निकल के आता है कि इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ लॉजिकल थॉट, ठीक है, या फिर थॉट, या फिर यू कैन से स्टेटमेंट्स. ओके. एंड at the end you can say in direct straightforward manner. If it is not for the limitation of page, such expression should be printed in one continuous line until the end of the paragraph. और कभी कभी प्रोज होता क्या है ना, प्रोज मतलब जैसे कभी कभार वन लाइन और कभी कभार एक ही सेंटेंस को इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस होता है ना जो एक पैरा में ख़त्म होता है. जैसे हम कभी किसी कैरेक्टर को डिफ़ाइन करते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा द लास्ट लेसन में, उसमें वो लाइन एक पैरा में जाती है, या जिसमें वो डिफ़ाइन करते हैं ना कि टैन गैबर्डाइन सूट विथ हैट और कैप आई थिंक. तो वो जो सेंटेंस था एनसीईआरटी की बुक में उसको एक पैरा में डिस्कस किया था. सो बेसिकली प्रोज यू कैन से इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ लॉजिकल थॉट विच हैव करेक्ट ग्रामेटिकल सेंटेंस एंड इट कैन बी एंड इन अ वन लाइन और कैन बी एंड थ्रू आउट द स्मॉल पैराग्राफ. ओके. प्रोज की अगर बात करें तो प्रोज की 4 टाइप्स होते हैं: बायोग्राफी, एसे, नॉवेल एंड शॉर्ट स्टोरीज़. ओके. और आपको सभी चीज़ें पढ़नी है. आपका जो बीए फर्स्ट सेम का जो बुक है उसमें आप देखोगे आपको भाई बायोग्राफी तो भाई राइटर्स की पढ़नी ही पढ़नी है. राइटर्स की बर्थ, उनके राइटिंग्स वगैरह वो सब पढ़नी है. एसे है वर्जीनिया वुल्फ का. नॉवेल है, नॉवेल के बारे में आई एम नॉट श्योर, आई हैव नॉट सीन इट, बट शॉर्ट स्टोरी है आपकी बहुत सारी, जैसे ओ हेनरी की द लास्ट लीफ है एंड ऑफ स्टडीज़ है. ओके. सो मैनी ऑफ दीज. ओके. नाउ लेट्स बिगिन विथ व्हाट इज़ बायोग्राफी. Yeah. So guys, biography is nothing, just it you can say the हम जब किसी के बारे में लिखते हैं जीवनी, राइट, तो उसे बायोग्राफी बोलते हैं. और ऑटोबायोग्राफी में डिफरेंस, ऑटोबायोग्राफी खुद से लिखी जाती है ना. तो डेफिनेटली एक डिफरेंस आप देख पाओगे कि जो ऑटोबायोग्राफी होती है उसमें डेथ का कोई भी बात नहीं किया जाता, क्योंकि भाई हम जिंदा हैं तभी तो हम लिख रहे हैं, हमारा भूत तो नहीं लिख रहा है. लेकिन जब बायोग्राफी कोई लिखता है तो वो कोई थर्ड पर्सन लिखता है, सेकंड पर्सन लिखता है. तो जो बायोग्राफी लिखने वाला होता है वो जन्म से मृत्यु तक, है ना, फ्रॉम बर्थ टू डेथ, ये सारी चीज़ें डिस्कस होती है बायोग्राफी में. सो आइए, बायोग्राफी बेसिकली 2 मीनिंग को कंटेन करता है. यू कैन से जिसका पहला मीनिंग होता है कि रिटन अकाउंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी किसी के लाइफ की हिस्ट्री. सेकेंड ये बोलता है कि आर्ट ऑफ राइटिंग सच अकाउंट ऑफ हिस्ट्री. और आप बोल सकते हैं एक ऐसी आर्ट ऑफ राइटिंग जिसमें हम किसी की हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं. जैसे बहुत महान महान लोग हैं इंडिया में, तो उनके बारे में, उनकी जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक डिफ़ाइन कर दिया कोई, तो इट इज़ एन आर्ट ऑफ राइटिंग ऑफ समवन हिस्ट्री और अ बैकग्राउंड ऑफ इट. ओके.
आई होप बायोग्राफी को इतना ज़्यादा ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं, जो भी मैं अभी पढ़ाने जा रही हूँ इस वीडियो में, दीज ऑल कम अंडर द शॉर्ट क्वेश्चंस। और लॉन्ग क्वेश्चन में आपके वर्जीनिया वुल्फ के ऐसे आएंगे, APJ अब्दुल कलाम का भी आपको शायद इस बार पढ़ना है। ओके, लेट्स मूव टू दी essay 1। या ऐसे क्या होता है, इट्स वेरी इजी। ऐसे इज़ ए डिस्कशन ऑफ सर्टेन टॉपिक। जैसे हम लोगों को स्कूल में ऐसे लिखने को दिया जाता था ना, राइट एन ऐसे ऑन दिस टॉपिक। सो हम लोग क्या करते थे, जो भी हमारे दिमाग में कंटेंट होता था वो हम लोग लिख देते थे। सो बेसिकली ये जो ऐसे वर्ड है वो फर्स्ट यूज फॉर द फॉर्म बाय मॉन्टेग, जो कि अपनी एक इनफॉर्मल पीसेस ऑफ राइटिंग्स को पब्लिश करते हैं, जिसे 1580 में पब्लिश करते हैं। और ये एक रिफ्लेक्शन ऑफ हिमसेल्फ एंड मैनकाइंड। ये जो ऐसे ये लिखते हैं ना वो हिमसेल्फ और मैनकाइंड रिलेटेड होता है, यानी कि लोगों के बारे में और ख़ुद के बारे में। जो वॉल्यूम लिखते हैं ना 1580 में, जिसे पब्लिश करते हैं ये मॉन्टेग। सो बेसिकली ऐसे एक डिस्कशन होता है किसी भी टॉपिक का, है ना। और ये फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था बाय मॉन्टेग ने इन 1580। ओके, लेट्स मूव टू द नॉवेल 1। नॉवेल भाई होता क्या है? नॉवेल इज़ अ लॉन्ग वर्क ऑफ प्रोज फिक्शन containing character and action portrayed in the form of plot। नावल बेसिकली क्या होता है कि नावल जब हम लिखते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होती है। पहली बात तो ये, क्योंकि आप पढ़े होंगे फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हो, आप सेकंड पार्ट पढ़ रहे हो, तो बहुत ज़्यादा होता है। और नावल में डिफरेंट मतलब नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स होते हैं, क्योंकि भाई अब नावल इतनी बड़ी चीज़ है। तो आपने पढ़ा होगा नावल आई थिंक 8th में, जिसमें वो जो यू कैन से अ पीस ऑफ फ्लैश मांगती है, राइट, मांगता है, आई नो। तो आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट स्टिल इट इज़ अ नॉवल, वी हैव रेड इट एंड आई एम जस्ट लाइक, बहुत सारे उसमें कैरेक्टर्स की एंट्री होती है और सब कोई अपना रोल प्ले करता है। तो उससे ये पता चलता है कि इट इज़ वेरी लॉन्ग, है ना, लॉन्ग वर्क ऑफ प्रोज फिक्शन, जो इसमें कैरेक्टर्स और एक्शन पोर्ट्रे करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्लॉट। ओके, प्लॉट के लिए घबराइए मत, प्लॉट हम आगे ही पढ़ने वाले, क्योंकि वो एक स्पेशल प्रोज डिवाइसेस है। ओके, बेसिकली प्रोज, अभी तो हम लोग प्रोज पढ़ रहे हैं ना, राइट। ओके, शॉर्ट स्टोरीज देखिए। शॉर्ट स्टोरी क्या होता है? ब्रीफ पीस ऑफ प्रोज फिक्शन, यूजुअली नैरेटिव इन फॉर्म मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स रिलेटेड टू सर्टेन। अब जैसे आपने शॉर्ट स्टोरी पढ़ी ओ हेनरी की, ओ हेनरी की स्टोरी में क्या बताया जाता है? एक छोटी ही कहानी होती है ना, जिससे आपको कुछ सीख मिलती है कि यू शुड नेवर लूज़ योर होप, है ना। तो वही होता है शॉर्ट स्टोरी। बेसिकली कैसी स्टोरी जिसकी एक समथिंग ए मैसेज और यू कैन से लेसन टू यू गाइज, एंड इट मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स रिलेटेड टू सेंट्रल सिचुएशन। जैसे वहाँ पे बताया गया था कि सू और जानसी होती है और फिर उसके बाद वो बीमार पड़ जाती है ना। तो ये सारी शॉर्ट स्टोरी होती है जो एक सेंट्रल मैसेज को देती है, सेंट्रल सिचुएशन को डिफाइन भी करती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक which you can say prose devices। yeah, ओके, सो पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि प्रोज डिवाइसेस क्या होता है। देखो गाइज, हम लोग अपनी राइटिंग को, है, एक नॉर्मल ऑर्डिनरी राइटिंग से डिफ़र करने के लिए जब हम लोग कुछ चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे हमारी राइटिंग बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगती है, वो सारी जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं ना, उसे प्रोज डिवाइसेस बोलते हैं। डिवाइसेस दैट आर यूज टू मेक आवर राइटिंग मोर ब्यूटीफुल, जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। अभी हम लोग जो पढ़ने वाले वो फिक्शन पढ़ेंगे। फिक्शन में यू कैन से फिक्शन के भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन गाइस। एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन। फिक्शन के देखिए यहाँ पे मैंने 6 एलिमेंट्स बताए हैं। प्लॉट एंड स्ट्रक्चर, हम लोग प्लॉट पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, कैरेक्टराइजेशन पढ़ेंगे, थीम, सेटिंग, पॉइंट ऑफ व्यू, दैट्स POV, पॉइंट ऑफ व्यू एंड अ स्टाइल। सो लेट्स डिस्कस गाइस व्हाट इज ऑल दीज एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन। नाउ फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट प्लॉट, जिसका था बेसब्री से इंतज़ार आप सभी लोगों को ना। प्लॉट देखिए, प्लॉट बेसिकली एक यू कैन से या AM फॉस्टर क्या बोलते हैं प्लॉट के बारे में, पहले मैं ये बताती हूँ, एक क्योट से एंड करती हूँ। स्टोरी इज़ अ नैरेटिव ऑफ इवेंट्स अरेंज इन अ टाइम सीक्वेंस। ये क्या बोलते हैं कि स्टोरी क्या होती है?
एक नैरेटिव होता है ऑफ इवेंट्स का, जो कि एक टाइम सीक्वेंस में अरेंज होता है। जैसे अब आप बताते हो कि किसी की बर्थ हुई, वो बड़ा हुआ, उसने स्कूलिंग की, उसने शादी की, वो उसकी डेथ हो गई। हम ये थोड़ी बोल सकेंगे कि जन्म ले लिया, शादी कर लिया, है ना। ये अनऑर्डर वाला फॉलो नहीं होगा। इसमें क्या होता है, हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलते हैं। प्लॉट ही सिंपल एज दैट। प्लॉट क्या बोलता है, अरेंजमेंट ऑफ सीक्वेंस इन अरेंजमेंट ऑफ सीक्वेंस इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, और यू कैन से असेंडिंग ऑर्डर, जहाँ पे हम लोग शुरू से अंत तक को वन बाय वन जो है सीरीज़ में लगाते हैं। अब जैसे आपको स्टोरी सुना रही हूँ, जैसे मैं खरगोश और कछुए की स्टोरी सुनाऊँ, तो मैं कहूँ कि कछुआ बहुत ज़्यादा अभिमानी था, एंड जो वो टॉर्टोइस था, कछुआ था, लो मैंने क्या ही बोल दिया। मैं बोल रही हूँ कि जो खरगोश था वो बहुत अभिमानी था, और जो टॉर्टोइस था वो बहुत मेहनती था, लेकिन वो रुकता नहीं था। पर ये जो खरगोश था उसे सोने की आदत थी। ये बात मैंने बहुत ज़्यादा गलत चीज़ बता दी, लेकिन मैं आपको एक ह्यूमर क्रिएट करने वाली हूँ ना। तो अब क्या बोल रही हूँ मैं, कि वो सो गया जाते ही, उसके बाद कछुआ पहुँच गया, जीत गया। फिर अब मैं बता रही हूँ कि रेस शुरू हुआ तो कछुआ धीरे था, और फिर जो खरगोश था वो बहुत तेज़ था। तो कितना ऑड लग रहा है, आपको सुनने का ही मन नहीं करेगा, आप तो बंद ही करके चल जाओगे, भाई ये क्या ही बोल रही हैं, इन्हें इतना भी नहीं पता। कछुए और खरगोश की कहानी भी नहीं पती, पता कि दो लोग रहते हैं, वो लोग आपस में रेस करते हैं, और वो जाके सो जाता है कहीं, और कछुआ धीरे 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 अपने मंजिल को पहुंच जाता है। और जैसे ही उसकी नींद खुलती है, उसे याद आता है कि अरे मैं तो रेस कर रहा था। तो इसे बोलते हैं कि ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। ओके, तो मैंने तो पूरी स्टोरी सुना दी, लेकिन प्लॉट बेसिकली क्या बोलता है कि एक सीक्वेंस में अरेंजमेंट करना, जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं या फिर जो भी इवेंट्स हुए हैं उनका एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंजमेंट करना। अगर हम लोग नेचर की बात करें, प्लॉट का नेचर क्या होता है, सो प्लॉट इज़ मेनली कंसर्न विथ लाइफ, ये लाइफ से कंसर्न होता है। एंड ये सोसाइटी का पिक्चर होता है, या फिर यू कैन से वर्ल्ड का पिक्चर होता है जहाँ पे हम रहते हैं। एज लाइक नॉवल इज़ वराइड पिक्चर ऑफ लाइफ, जैसे नॉवल जो होता है उसमें वैरायटी ऑफ लाइफ की पिक्चर डिपिक्ट करती है ना, ये कैरेक्टर है उसकी इस तरह की लाइफ है, दूसरा कैरेक्टर उसकी उस तरह की लाइफ है। तो नॉवल क्या करता है, वैरायटी ऑफ लाइफ ऑफ इंडिविजुअल को डिस्कस करता है। वैसे ही जो हमारा प्लॉट है वो एक सोसाइटी या फिर वर्ल्ड को डिस्कस करता है, अब एक तरीके से उनकी लाइफ को डिस्कस करता है। हम भाई इम्पोर्टेंस क्या है प्लॉट की, यू कैन से, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस देखेंगे। या यू कैन सी दिस इज़ माई, यू कैन सी नोट्स है, जिसमें मैंने एक अजीबोगरीब हैंड राइटिंग में लिखी हुई है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। तो बेसिकली इंपॉर्टेंस क्या है प्लॉट की, हमारे जो एरिस्टोटल होते हैं वो कहते हैं प्लॉट इज़ अ सोल ऑफ नॉवल। नॉवल का एक सोल होता है, यानी आत्मा है। नॉवल की आत्मा क्या है, प्लॉट है। क्यों है आत्मा, ये अरिस्टोटल ने आत्मा क्यों बोला। जैसे नॉवल होता है उसमें भी तो हम सीक्वेंस में ही देखते हैं, है ना। सीक्वेंस में देखते हैं कि शुरुआत होती है कि मैनी मैनी ईयर्स एगो देयर वाज अ किंग नेम दिस 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 एंड शी मैरिड अ क्वीन मीन दिस 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 नाउ दे, ठीक है, इस तरीके से होता है, बहुत आगे नहीं जाता है। सो बेसिकली यही होता है कि अगर हम लोग प्लॉट को ही ढंग से डिफ़ाइन नहीं करेंगे, कोई भी रीडर आपकी स्टोरी को रीड ही नहीं करेगा, क्योंकि पहले तो बात उसे समझ नहीं आएगी। अब आप सोचो, अब मैं अपनी स्टोरी सुना रही हूँ, मैं आपने मुझे इनवाइट किया कि आप मुझे अपने शुरू से स्टोरी सुनाओ, और मैं बोल रही हूँ कि मैंने प्रिपरेशन की यूपीएससी की और मैं तो क्रैक कर गई, मैं तो आईएएस बन गई। कोई नहीं सुने, आप अपनी हार्डशिप बताओ पहले कि मैं बहुत स्टूपिड थी, मैं पढ़ने में नहीं अच्छी थी, देन आफ्टर मेरी लाइफ में कुछ चेंज आया और मैं हार्ड वर्किंग बन गई, मैंने यूपीएससी क्रैक कर लिया, आई बिकम आईएएस। तो अब आप बहुत क्यूरियस होकर सुनोगे कि अच्छा ओके, दैट इज़ कॉल्ड प्लॉट। मैंने भी आपको सीक्वेंस में ही बताया है, मैंने लिख के नहीं बताया, मैंने बोल के बताया, लेकिन सीक्वेंस तो है। वरना आप कहोगे यार क्या बता रही हैं, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, कुछ भी बोले जा रहे हैं। दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लॉट, यू कैन से। आइए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, विच इज़ द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ प्लॉट। प्लॉट भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट्स लेंदी टॉपिक गाइज, यू कैन से। अच्छा, बिफोर टॉकिंग अबाउट दिस, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्लॉट है ना, वो उसके दो काइंड्स होते हैं ना। प्लॉट दो तरीके का होता है, डायरेक्ट प्लॉट और सिंपल प्लॉट और कॉम्प्लेक्स प्लॉट। जैसे प्लॉट होता है ना, वो सिंपल प्लॉट क्या बोलता है, एक सिंगल स्टोरी होती है ना। आप बोल सकते हो कि कंसर्न विद द हीरो, राइट।
मतलब सिंपल प्लॉट क्या बोलता है कि इसमें हीरो ओरिएंटेड होता है, यानी हीरो के बारे, हीरो की लाइफ, हीरो की सिंगल स्टोरी होती है जो कि हीरो के बारे में डिस्कस करती है, जो भी उसमें मेन कैरेक्टर होता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स प्लॉट इससे उल्टा करता है। कॉम्प्लेक्स प्लॉट को कॉम्प्लिकेटेड प्लॉट भी बोलते हैं, जहाँ पे मोर देन वन प्लॉट कैन बी सीन। यहाँ पे जो स्टोरी होती है ना, मल्टीपल स्टोरीज होती हैं। जैसे अब जैसे मान लो कि आप किसी एक ही कैरेक्टर को डिस्कस कर रहे हो, लाइक मी, पलक मिश्रा, माई हार्डशिप ऑफ माई लाइफ, ये वो सिर्फ एक। लेकिन अब आपने इसका टॉपिक डाला कि हार्डशिप, और उसी के अंदर आपने मेरी कहानी डिस्कस कर दी, कहीं ना कहीं आप अपनी कहानी डिस्कस कर रहे हो, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स प्लॉट। मुझे समझना इज समथिंग लिटिल बिट ऑफ डिफ़िकल्ट। ओके, नाउ लेट्स मूव टू दी। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देती हूँ ना, तो सो दैट यू विल बी क्लियर अबाउट दिस। देखो, सिंपल प्लॉट का एग्जांपल होगा रॉबिन्सन, है ना। जो रॉबिन्सन होते हैं उनकी जो प्लॉट होती है ना, वो सिंपल होती है। लेकिन जो कम्प्लेक्स प्लॉट है वो है हमारे जेन ऑस्टिन की प्राइड एंड प्रिजुडाइस। आप लोग इसको जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कॉम्प्लेक्स प्लॉट एक्चुअल में होता क्या है, राइट। अब देखिए, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ प्लॉट के 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं: कन्फ्लिक्ट, प्रोटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट एंड सस्पेंस। ओके, कन्फ्लिक्ट 3 तरीके का होता है: पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू इन्वायरमेंट एंड पर्सन टू आवरसेल्फ, राइट। सो आइए डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ कन्फ्लिक्ट। यस, कन्फ्लिक्ट्स आप लोग जानते हैं, लड़ाई झगड़ा, पर लड़ाई झगड़ा नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे द क्लैश ऑफ आइडिया, एक्शन, डिज़ायर्स और विल्स। अब जैसे हमारी लड़ाई क्यों होती है किसी से, अब जैसे 2 लोग बैठे हैं, डिबेट कर रहे हैं, तो उसका थॉट अलग है, मेरा थॉट अलग है, उसकी आइडियोलॉजी अलग है, मेरी आइडियोलॉजी अलग है। तो जब भी हम बात करेंगे हमारी एकदम क्लैश होती रहेगी, क्योंकि वो कहेगा कि अरे नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, और हम कहेंगे कि अरे नहीं नहीं ये तो ठीक है, तो डेफिनेट से बात है, क्लैश होगा। लेकिन कन्फ्लिक्ट देखो 3 तरीके के होते हैं। पर्सन टू पर्सन, देखो मैं पर्सन टू पर्सन बोलती हूँ। जैसे मान लो आप किसी पर्सन से डिबेट कर रहे हो, डिबेट का एग्जांपल छोड़ दो, आप किसी से बात करो, आप ही का दोस्त है, उसकी थॉट कुछ अलग है स्टडीज़ को लेके, मेरी थॉट कुछ अलग है, तो आपकी और उसकी क्या होगी, लड़ाई होगी, राइट। आपकी और मेरी भी लड़ाई होगी, क्योंकि आपके थॉट मेरे डिफरेंट है, मेरे भी डिफरेंट है। वो होता है पर्सन टू पर्सन। सेकेंड, पर्सन टू इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट इन सेंस यानी कि आपकी सोसाइटी से आपका थॉट, कभी कभार होता है ना, आप बहुत सारी वीडियोस देखते हो जिसमें ये क्लैरिफाई करता है कि हमारी सोसाइटी की थिंकिंग क्या है एंड ऑल है। वो फालतू की रील्स देखने के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट भी काम होता है, वो देख लिया करो, उससे कुछ सीख भी मिलती है। आई एम नॉट लाइक रील्स एंड ऑल, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होती हूँ, लेकिन जो भी अभी तक देखा है यूट्यूब पे भी, उसमें यही देखा है कि समथिंग लाइक दे शो द थिंकिंग ऑफ सोसाइटी टूवर्ड्स कास्ट, यू कैन से टूवर्ड्स रिलीजन। तो वो लोग जो डिफ़ाइन करते हैं ना, वो इक्वालिटी को दर्शाते हैं। तो बेसिकली पर्सन, उसका क्लैश जो है किससे, सोसाइटी से, कम्युनिटी से, इन्वायरमेंट से अपने। और जो थर्ड वन है पर्सन टू सेल्फ। कभी कभार आपको नहीं लगता कि आप, जैसे सपोज दैट हम जो ह्यूमंस होते हैं ना, उनके अंदर दो फेस होता है, लाइक जैसे 2 फेस का मतलब कि आप एक तरफ अच्छे हो, दूसरी तरफ बुरे हो। अब कब क्या आपका जाग जाए ये आपको खुद नहीं पता होता, राइट। अब जैसे मान लो कि मैं कोई गलत काम कर रही हूँ, लेकिन मेरे मन में ना, मतलब जैसे मैं गलत काम कर रही हूँ, बिकॉज मैं तो भाई बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ एंड आई एम टेकिंग द रॉन्ग स्टेप, लेकिन मेरे मन जो होता है ना, दूसरा साइड, वो कहेगा कि नहीं पलक, दिस इज़ रॉन्ग, मत करो मत करो। तो वो आपको समझाता है, तो आपकी खुद की लड़ाई होती है काफ़ी टाइम। कभी कभार आप कुछ डिसीज़न लेने जाते हो और आपको अंतर्मन कहता है कि मत लो, लेकिन स्टिल आपको बोल्ड होकर वो डिसीज़न लेना पड़ता है। दैट इज़ कॉल्ड पर्सन टू आवरसेल्फ, यानी कि हम खुद से खुद की लड़ाई। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड वाला जो पॉइंट है, खुद से खुद की लड़ाई, दैट इज़ समथिंग विच इज़, या इट्स इम्पॉर्टेंट गाइज। ओके, लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक विच इज़ प्रोटैगोनिस्ट। ये बड़ा इजी है, ये सारे टॉपिक्स इजी हैं, बस आपको थोड़ा सा समझना है। प्रोटैगोनिस्ट क्या होता है, एक सेंट्रल कैरेक्टर होता है। अब आप समझ चुके होंगे कि एक हीरो है स्टोरी का, है ना, जो कि क्या होता है, मेन कैरेक्टर होता है स्टोरी का। अब आप जानते हो ना कि सपोज एक एग्जांपल ले लो किसी सीरियल का, उसमें एक अच्छी बहू है, ठीक है। अब चलो सबसे चर्चित सीरियल ले लेते हैं, गोपी बहू।
तो वो क्या है, वो मेन कैरेक्टर, वो सेंट्रल कैरेक्टर है। यानी कुछ भी गलत घटित होता है तो फिर वो तुरंत ढाल बन के एनॉल खड़ी हो जाती है, सपोज दैट, है ना। और कुछ भी बुरा हुआ तब भी वो खड़ी है आगे, मतलब सब चीज़ों में वो इन्वॉल्व है ही है, क्योंकि वो तो सेंट्रल कैरेक्टर है। हर स्टोरी पूरी उसके इर्द गिर्द ही घूमती है। दैट इज़ कॉल्ड प्रोटागोनिस्ट, जिसे हम लोग हीरो बोलते हैं। थर्ड है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या होता है, बेसिकली विलन, जो कि एंटागोनिस्ट को हम डिफाइन करेंगे ना, द अपोजिट फोर्स ऑन प्रोटागोनिस्ट। अब जैसे विलन का क्या काम होता है, हीरो को हराना, हीरो की लाइफ में हार्डशिप, मुसीबतें, ये सारी चीज़ें ले आना, दैट इज़ कॉल्ड एंटागोनिस्ट। अब भाई सस्पेंस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी नेसेसरी इंपॉर्टेंट इन एनी स्टोरी, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हो स्टोरी और उसमें सस्पेंस है, आप दूसरा टॉपिक सुनने के लिए, पढ़ने के लिए बेताब हो जाओगे, है ना। जैसे कभी कभार आप कोई वीडियो देख लेते हो जिसमें पार्ट 2 इन द नेक्स्ट वीडियो बोल देता है ना, उस स्टोरी में आपका दिमाग लगा रहेगा कि नहीं, दैट इज़ कॉल्ड सस्पेंस। सो सस्पेंस एक ऐसी एबिलिटी होती है राइटर की, जो रीडर को पूछने पे मजबूर कर देती है कि आगे क्या होने वाला है, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, और वाई, यानी क्यों हुआ ऐसा, इंस्टेड ऑफ व्हाट। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको लिखना भी है कि अरे ऐसा क्यों हुआ। आप कभी देख रहे हो सीरियल, अचानक से अरे ये तो नहीं दिखाया था, ऐसा क्यों हो गया। लेकिन अगर आप उसके बदले कह दिए कि क्या, अच्छा ऐसा क्या, दैट मीन्स क्या, अगर आप पूछ रहे हो दैट मीन्स वो स्टोरी इतनी अच्छी नहीं है, और दिस इज़ नॉट समथिंग अ काइंड ऑफ सस्पेंस, क्योंकि सस्पेंस इज़ समथिंग विच विच एडिक्ट यू टू रीड मोर एंड मोर और लिसन मोर एंड मोर, है ना। सस्पेंस वही चीज़ होता है ना कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी है, यू आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट, दैट इज़ कॉल्ड सस्पेंस। और सस्पेंस इज़ समथिंग विच इज़ जाना माना वर्ड, तो ऐसा कुछ नहीं है। प्रोटागोनिस्ट और एंटागोनिस्ट इज समथिंग न्यू फॉर यू ऑल, बट सस्पेंस इज़ कॉमन, है ना। अरे जल्दी जल्दी बता दे दोस्त, सस्पेंस क्यों बना रहा है, आप ही लोग तो बोलते हो। इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। ओके, अब जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो प्लॉट से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, विच इज़ कैरेक्टराइजेशन। अब आइए देखते हैं गाइज होता क्या है। अब देखो, कैरेक्टराइजेशन होता है ना, प्लॉट को डिफाइन करने से ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। जैसे प्लॉट में तो हम अरेंजमेंट करते हैं सीक्वेंस में, लेकिन ये कैरेक्टराइजेशन क्या होता है, जैसे आपको पता है कि एक ह्यूमन है, ह्यूमन नेचर किस तरीके का होता है, वो कब क्या बिहेव करे, इट इज़ समथिंग विच कैन नॉट बी डिफाइंड। जैसे मान लो कोई बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छे से बात कर रहा है, बट वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। जैसे आप स्कूल में जिस तरीके से बिहेव करते हो, घर पे उस तरीके से नहीं बिहेव करते, बाहर उस तरीके से नहीं बिहेव करते, इवन अपने फ्रेंड्स के साथ बिहेव नहीं करते, तो आपका कैरेक्टर तो कितना डिफरेंट है। तो किसी पर्सन के बारे में बता देना कि उसने ये किया है, सपोज दैट आपने कोई जुर्म कर दिया, सपोज दैट आपने मर्डर कर दिया, तो मैं बोल रही हूँ कि यू आर अ मर्डरर, आपने मर्डर किया है, इट इज़ वेरी इजी टू डिफाइन। पर ये बता देना कि उस कैरेक्टर का किस तरह का नेचर है, यू नो हु द पर्सन इज़, वो है कौन, कैसा है, ये जब डिफ़ाइन करने लगते हो ना, ये बोलते हैं कैरेक्टराइजेशन। और यही सबसे हार्ड पार्ट होता है, क्योंकि कोई भी ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन क्या है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी है, और इसके अंदर इतनी सारी फीलिंग्स है, सॉरो, पीस एंड हैप्पी, सैडनेस, लिटिल बिट, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें जब होती है ना, तो हर ह्यूमन का ये साइड होता ही होता है। लेकिन कभी क्या निकल के आ रहा है, दिस इज़ समथिंग विच इज़ अनडिफाइंड। तो हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते किसी भी लड़के को देख के या फिर लड़की को देख के, ये बड़ी अच्छी है, क्या पता उसके घर जाके हमें पता चले कि ओ बाप रे, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, लेकिन ये तो स्माइल करती रहती है। दिस इज समथिंग डिफरेंट पार्ट, बट स्टिल कैरेक्टराइजेशन इज समथिंग लाइक दिस, कि हम किसी कैरेक्टर के बारे में तो बता सकते हैं कि उसने किया क्या है, बट वो है कैसा, है ना। टू जस्टिफाई दैट कैरेक्टर, वो तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है, दैट इज़ नोन एज कैरेक्टराइजेशन। और कैरेक्टर्स दो वे में प्रेजेंट होते हैं ना, लाइक प्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर इन 2 डिफरेंट वेज, डायरेक्ट प्रेजेंटेशन और इनडायरेक्ट प्रेजेंटेशन। देखो, डायरेक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर क्या बोलता है, ये सीधे सीधे बता देता है कि कैरेक्टर कैसा है। जैसे मान लो शुरू में कहानी हुई, जिसके बाद उसको डिफाइन करा गया कि ही इज़ अ वेरी गुड बॉय, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, कॉन्फिडेंट एंड सो ऑन। तो डायरेक्ट प्रेजेंटेशन, अब हम लोग को पता चल चुका है कि वो कैरेक्टर कैसा है, कॉन्फिडेंट है, ईमानदार है, एंड बहुत ही सच्चा दिल का है एंड ऑल। लेकिन इनडायरेक्ट प्रेजेंटेशन में ना बताता ही नहीं है, उसके एक्शन से रीडर को समझना पड़ता है ना, कि ऑथर शो द कैरेक्टर थ्रू देयर एक्शन।
तो उसमें नहीं डिफ़ाइन कर रहा है आपको कि वो कैसा है। जैसे आप स्टोरी रीड करते हो, उसके सामने अगर ये डिस्क्रिप्शन दे दे कि ही इज़ अ गुड बॉय, तो आपके दिमाग में तो उसके लिए गुड गुड रहता है। लेकिन अगर वो डिफ़ाइन ही ना करे, तो अब मान लो कोई वो डेविल वाला हरकत कर दिया, किसी को परेशान कर रहा है, तो आप सोचोगे अरे ये तो गंदा कैरेक्टर है, तो बैड कैरेक्टर है। दैट इज़ कॉल्ड कि हम उसके एक्शन से पता लगाएंगे। ठीक है, आई होप दिस 2 टॉपिक्स आर क्लियर। या अब भाई कैरेक्टर का भी मतलब देख ही लेते हैं, क्योंकि हमें अभी पढ़ना है या कैरेक्टर के टाइप्स। सो कैरेक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। कैरेक्टर क्या होता है? एक डिस्टिंक्टिंग मार्क है। इट मीन्स द नेचर ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्ट। और ड्रामा में कैरेक्टर इज कॉल्ड ड्रामेटिक पर्सोने। इन फिक्शन ही इज़ द पर्सन हु सफर्स द प्लॉट। जैसे मान लो हम प्लॉट तो बना रहे हैं, लेकिन हम प्लॉट इंसिडेंट बना रहे हैं, लेकिन कोई पर्सन होगा, कोई कैरेक्टर होगा, उसी का तो इंसिडेंट डिफाइन करोगे। जैसे मैंने खरगोश और कछुए की कहानी सुनाई, तो उसमें मेरे पास 2 कैरेक्टर है, खरगोश है, एक कछुआ है ना। लेकिन अगर आपकी स्टोरी में कैरेक्टर ही ना हो, आप डिफाइन क्या करोगे? पेड़ पौधों को कि एक पेड़ का पत्ता इधर गिरा, एक पेड़ का पत्ता उधर गिरा सीक्वेंस में? नहीं हो सकता, बिकॉज कैरेक्टर का होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफाइन द प्लॉट। क्योंकि कैरेक्टर होगा तो हम इंसिडेंट उसके साथ होता ही रहेगा और हम उसको डिफाइन करते रहेंगे ना। सो ही इज़ द परफॉर्मर, यू कैन से कैरेक्टर इज़ द परफॉर्मर ऑफ एक्शन। कैरेक्टर ही तो एक्शन लेता है, एक्शन वर्क करता है ना। नॉवलिस्ट क्या होते हैं? डेवलप द थीम थ्रू द कैरेक्टर। और नॉवलिस्ट होते हैं ना, वो अपनी थीम को डिफाइन करते हैं। थीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और थीम को डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं? वो कैरेक्टर को डेवलप करते हैं। ओके, अब भाई देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ कैरेक्टर क्या है। द फर्स्ट वन इज़ फ्लैट कैरेक्टर। वेरी इजी। फ्लैट कैरेक्टर क्या होता है? यूजुअली हैव 1 or 2 प्रीडोमिनेंट ट्रेट, और इनको यू कैन से सिंपल कैरेक्टर। मतलब है नहीं नाम, मैं बता रही हूँ आपको कि इसके बारे में आप 1 or 2 लाइन में डिस्कस कर दोगे, ख़त्म हो जाएगा। बिकॉज ये थ्रू आउट द स्टोरी यू कैन से सेम रहा है। जैसे मान लो कि कोई सीधा बच्चा है, शुरू से लेके अंत तक 12वीं पास कर दिया, बीए कर लिया, शादी भी हो गई, अभी उससे मिलने अब जाओ, देखोगे अरे तू तो वैसे ही भोला भाला है, पहले की तरह तू तो बिल्कुल नहीं बदला। फ्लैट कैरेक्टर। राउंड कैरेक्टर या फिर डायनेमिक कैरेक्टर क्या है? राउंड कैरेक्टर को हम लोग बोलते हैं कम्प्लेक्स, क्योंकि इसके बहुत सारे फेस होते हैं ना, मैनी फेस। मान लो कि ये अच्छा दिख रहा है कहीं पे ये डेविल वाला हरकत कर दिया, यानी मर्डर कर रहा है, कहीं पे ये बहुत ज़्यादा स्वीट बनने का, इनोसेंट बनने का नाटक कर रहा है। दैट इज़ कॉल्ड राउंड कैरेक्टर। राउंड कैरेक्टर इज समथिंग विच हैज़ मैनी फेस, राइट। इट इज़ द क्वालिटी ऑफ अ रियल पर्सन। जैसे आज के ज़माने में भी जो लोग होते हैं वो उनके कई चेहरे होते हैं ना। वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। दैट इज़ समथिंग राउंड कैरेक्टर इज़। स्टॉक कैरेक्टर क्या होता है? ऐसा कैरेक्टर जो कि किसी और स्टोरी से लेकर आया जाता है। जैसे सपोज यार कि कोई राइटर अपनी स्टोरी लिखे, उसकी स्टोरी में एक बहुत ही ज़्यादा फ़नी कैरेक्टर आ गया, ठीक है। अब दूसरा राइटर ने तो उसे पढ़ा ही है, उसे वो कैरेक्टर इतना पसंद आ गया, वो एज़ इट इज़ उसका नाम, कभी कभार नाम चेंज करते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम वही नाम रख देते हैं, है ना। इसमें कोई बुराई भी नहीं है। जैसे मान लो हमारे ओके अभी एग्जाम्पल नहीं याद आ रहा है, बट स्टिल मान लो कि कोई कैरेक्टर, मान लो पलक मिश्रा एक बहुत बड़ी जानी मानी राइटर है एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, प्लीज़ मत हंसिए गाइस। तो अब मैंने एक कैरेक्टर का नाम दिया सूफ़ी। अब सूफ़ी क्या है? सूफ़ी एक लड़की है, और वो मतलब वो इतनी फ़नी ह्यूमर वाली लड़की है ना कि दूसरा राइटर, मान लो दूसरा राइटर है हिमांशु नाम का कोई राइटर है, राइटर हिमांशु मिश्रा, सपोज दैट एग्जांपल दे रही हूँ इस लाइक। तो अब हिमांशु जी क्या करेंगे? मेरा राइटिंग पढ़ लिए। अब हिमांशु जी देखेंगे कि वाओ, सूफ़ी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, जो कि रीडर को फ़न आ रहा है उसको पढ़ने में। सूफ़ी का कैरेक्टर पढ़ते ही हंसने लग जा रहे हैं, वो जो बोल रही है उस पर हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अब हिमांशु क्या करेंगे? वो अपनी राइटिंग में तो लिखेंगे, सारा चीज़ नया होगा, लेकिन सूफ़ी नाम डालेंगे, सूफ़ी का सेम कैरेक्टर होगा, और नाम भी कभी कभार सेम भी होता है। दैट इज़ कॉल्ड स्टॉक कैरेक्टर, जो दूसरे की स्टोरी से लेकर अपनी स्टोरी में डाला जाता है। स्टैटिक कैरेक्टर क्या होता है? रिमेन्स इसेंशियली सेम थ्रू आउट द स्टोरी। अब जैसे स्टैटिक कैरेक्टर भी कुछ को समझ लो कि मतलब इट्स लाइक पूरी स्टोरी में वो सेम काम कर रहा है। अब मान लो एग्जांपल ले लो, हीरो विलन दोनों ले लेते हैं। अब हीरो है, वो सबको बचाने का काम कर रहा है, बचा रहा है।
तो जो हीरो है वो पूरी स्टोरी में बस खाली अच्छे ही काम कर रहा है, बचा रहा है किसी को, है ना, प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन और एक विलन है जो पूरा टाइम जो है हीरो को हराने में लगा हुआ है और बुरे बुरे काम कर रहा है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, स्टैटिक कैरेक्टर हो जाएंगे। लेकिन मान लो अगर हीरो है वो हमेशा से अच्छा है, या फिर कोई भी पर्सन है एग्जाम्पल, और वो शुरू से ही अच्छा है पर लास्ट में जाके वो उसने बहुत बुरा काम कर दिया। नहीं होता है कभी कभी जो बहुत अच्छा इंसान होता है बाद में उसकी सर्कमस्टांसेस देख के डिफ़िकल्टीज़ एंड ये सारी चीज़ें फेस कर करके वो एकदम थक जाता है और उसके बाद वो भी वही बुरा हो जाता है। तो हमारा ये स्टैटिक कैरेक्टर में नहीं आएगा, तभी यहाँ पे राउंड कैरेक्टर में आएगा, क्योंकि पहले वो अपना कैरेक्टर कुछ और रखा था लेकिन लास्ट में उसने चेंज कर लिया अपने आप को। दैट इज़ समथिंग स्टैटिक कैरेक्टर, आई मीन राउंड कैरेक्टर इज। बट स्टैटिक कैरेक्टर यानी कि इसेंशली थ्रू आउट द स्टोरी इट रिमेन द सेम। ओके, नाउ मूव नेक्स्ट टू द टॉपिक विच इज़ थीम। थीम के बारे में आप सब लोग जानते हो, आप सब लोग जानते हैं कि द थीम, इस स्टोरी की थीम बड़ी अच्छी थी, राइट। ये स्टोरी पढ़ना इसकी तो थीम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। तो बेसिकली थीम का दो ही मीनिंग होता है, एक सेंट्रल आइडिया। दो मीनिंग क्या होता है बेसिकली, थीम से एक मेमोरेबल और सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालती है ऑन द रीडर। जैसे मान लो मैं कोई स्टोरी पढ़ रही हूँ और उस स्टोरी से मुझे डीप मीनिंग उसकी पता चलती है, या फिर सेंट्रल आइडिया पता चलता है कि आखिर वो बनाया क्यों गया है। दैट इज़ कॉल्ड थीम, राइट। और लेकिन हम लोग हमेशा क्या समझते हैं, थीम को एक मोरल से, लेसन से या फिर मैसेज से कंपेयर करते हैं। पर डेफिनेटली थीम इज़ नॉट इक्वल, नेवर इक्वल टू मोरल, नेवर इक्वल टू लेसन और नेवर इक्वल टू मैसेज। दैट इज़ वाई मैंने जो लास्ट लाइन लिखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप अपने आंसर में लिखोगे इसे तो और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी, राइट। तो थीम बेसिकली क्या होता है, थीम क्रिएट्स अ मेमोरेबल एंड सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस ऑफ लिटरेरी वर्क्स ऑफ रीडर एंड इट इज़ समथिंग लाइक अ सेंट्रल आइडिया एंड अ डीप मीनिंग। और ये एक लिटरेरी डिवाइस है। थीम बेसिकली क्या होता है, थीम इज़ अ पीस ऑफ फिक्शन एंड इट्स कंट्रोलिंग आइडिया, फिर सेंट्रल आइडिया, ठीक है। और बेसिकली वाइल थीम इज़ द सेंट्रल टू स्टोरी, इट इज़ नॉट द होल पर्पस, बट इट्स समथिंग लाइक वी आर क्रिएटिंग थीम, इट्स होल पर्पस के लिए जो थीम होता है वो ऐसा भी नहीं होता ना। थीम इज़ ऑफन व्हाट क्रिएट्स अ मेमोरेबल एंड सिग्निफिकेंस एक्सपीरियंस ऑफ लिटरेरी वर्क्स ऑफ द रीडर, राइट। दिस इज़ समथिंग अ मेन लाइन यू कैन से, जब भी आप लिखेंगे ये इंक्लूड कर देना। और थीम नेवर इक्वल, थीम बेसिकली क्या होता है, आप किसी स्टोरी को पढ़े, आपको पता चला कि अच्छा सेंट्रल आइडिया क्या है। सबसे पहले आप थीम डिसाइड करते हैं, है ना। जब हम स्टोरी लिखते हैं तो पहले हम स्टोरी की थीम सोचते हैं, फिर उसके कैरेक्टर्स को इमेजिन करते हैं, देन आफ्टर हम लोग प्लॉट वगैरह डिसाइड करते हैं ना, कि अरेंजमेंट ऑफ सीक्वेंस करते हैं एंड ऑल। सो दिस इज़ व्हाट एक्चुअली थीम इज़। अब भाई आते हैं कि व्हाट इज़ सेटिंग। वेट, सेटिंग इज़ समथिंग यू कैन से, हाँ, जैसे अब राइटर है वो कोई स्टोरी लिख रहा है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, वो सबसे पहले जैसे मान लो मैं हूँ पलक मिश्रा, मैंने एक स्टोरी लिखी, राइट। तो मैं उस स्टोरी में जगह का नाम ज़रूर डालूँगी, राइट। मैं उसमें समय के बारे में डिस्कस करूँगी, आइदर हम सम लिखेंगे, डेट लिखेंगे, ईयर लिखेंगे, ये सारी चीज़ें लिखेंगे। तो हम टाइम का भी डिस्कस करें, हम प्लेस का डिस्कस करें। और एक्चुअल में देखो सेटिंग क्या होती है ना, मैक्सिमम राइटर क्या करते हैं, सोशल इवल, सोशल इश्यूज़, इन सारी चीज़ों को अपना सेटिंग बनाते हैं। जो थर्ड पॉइंट है वो कल्चरल कंटेक्स्ट है। काफ़ी टाइम में होता है ना, जैसे मान लो सती प्रथा आप लोग जानते ही हो, तो सती प्रथा में जो राइटर होंगे वो पता है क्या लिखे होंगे, टाइम लिखे होंगे, प्लेस लिखे होंगे, और उसके बाद वो इविल, सोशल इविल के बारे में उसमें स्टोरी में डिस्कस करे होंगे। तो सेटिंग हमेशा टाइम, प्लेस एंड कल्चरल कंटेक्स्ट को लेके ही चलते हैं। सेटिंग के ये तीन मेन कंपोनेंट्स ही होते हैं गाइस। सेटिंग देखो, बेसिकली सेटिंग क्या होता है, ओवरऑल कंटेक्स्ट में जब कोई राइटर अपनी स्टोरी को लिखना शुरू करता है उसके दिमाग में तीन चीज़ें आती हैं। एक प्लेस क्या रखेगा, एक टाइम क्या रखेगा, और तीसरा वो इन्वायरमेंट, वो किस चीज़ को डिस्कस करने वाला है, उसका कल्चरल कंटेक्स्ट कैसा है। और मैक्सिमम राइटर्स क्या करते हैं, मैक्सिमम राइटर्स जो होते हैं वो अपनी सोशल इविल्स को ही शो करते हैं, ओके। एंड सेटिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सेटिंग के 3 पार्ट्स होते हैं, सेटिंग एज प्लेस, सेटिंग एज टाइम, सेटिंग एज कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, ओके। जिसमें हम लोग टाइम बताते हैं ना, इसका 3 कंपोनेंट यू कैन से, व्हेन यानी कब, वेयर यानी कहाँ, और व्हाट सर्कमस्टांस यानी किस टाइप के सर्कमस्टांसेस में सिचुएशन को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ पॉइंट ऑफ व्यू।
पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या समझते हैं? देखिए, पॉइंट ऑफ व्यू सिंपली कि कौन ये स्टोरी बता रहा है। जैसे मान लो मैं एक राइटर हूँ, पलक मिश्रा, राइटर पलक मिश्रा, ठीक है। तो अब मैं जो है स्टोरी जब लिखूँगी तो वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं डिस्कस करूँगी ना। लेकिन जैसे एग्जांपल आपको मैं देती हूँ, बहुत ही प्ले हम लोग इसे बहुत देखते हैं, तो वो मेरा ओपिनियन होगा। यू कैन से पॉइंट ऑफ व्यू इज़ बेसिकली ओपिनियन। तो जब मैं किसी स्टोरी को लिखूँगी तो मैं अपने पर्सपेक्टिव को उसमें बताऊँगी ना। जैसे आप एग्जांपल लीजिए कि मैंने एक स्टोरी डिस्कस की, मैं आपको किसी एग्जांपल को दे रही थी ना, लाइक बड़े घर की बेटी। तो ये जो प्ले है बड़े घर की बेटी, इसमें बेसिकली बताया जाता है कि कैसे बड़े घर की बेटी जोड़ के रखती है। वो उनका पर्सपेक्टिव था। जिन राइटर ने, आई थिंक मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है उसे, तो उनका कंटेक्स्ट ये था। लेकिन अगर मैं लिखती तो मैं लिखती बेटी, क्योंकि मेरा टॉपिक सिर्फ बेटी होता, कि सिर्फ बड़े घर की बेटी ही नहीं, छोटे घर की बेटी या फिर कोई भी बेटी हो, वो यही सेम काम करती है। लेकिन मुंशी प्रेमचंद की जो थी, जिसको मैंने अपने कॉलेज में प्ले भी देखा था, इसलिए मैं ये एग्जांपल दे रही हूँ गाइस, क्योंकि उस प्ले का नाम ही था बड़े घर की बेटी। लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव क्या है कि सिर्फ बेटी होना चाहिए। तो अगर मैं एज एन राइटर लिखती तो उस टॉपिक में जो भी डिस्कस किया है ना, जो भी प्ले में मैंने देखा, उसका टाइटल मैं चेंज करके लिखती सिर्फ बेटी, ना कि बड़े घर की बेटी या फिर छोटे घर की बेटी। क्योंकि बेटी तो बेटी होती है, चाहे वो बड़े घर की हो चाहे छोटे घर की हो। दैट इज़ समथिंग माई पर्सपेक्टिव, माई ओपिनियन, दैट इज़ वॉट कॉल्ड पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो जब कोई राइटर कुछ भी लिखता है तो वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसके पर्सपेक्टिव से होता है। लेकिन आप जब इसे पढ़ते हो तो आप अपनी भी एक साइड में रखते हो ना। जैसे आपने कोई स्टोरी पढ़ी, आपको ठीक नहीं लगा कि ये तो ऑथर का जो सोच है ना वो सही नहीं है इस मामले में, तो आप अपनी ओपिनियन बनाएंगे ना, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब है कि ऑथर का ओपिनियन है क्या इस पर, या राइटर का ओपिनियन है क्या। क्लियर? सो पॉइंट ऑफ व्यू में बेसिकली क्या होता है, who is telling the story and how much they do know, यानी कि कौन स्टोरी आखिर बता रहा है, कौन स्टोरी लिख रहा है, और दूसरा कि जो स्टोरी लिखने वाला है उसको कितना उस पर्सन के बारे में जानकारी है। जैसे मैं अगर एक स्टोरी लिखूँगी, मैं आपके बारे में अगर स्टोरी लिखूँगी तो मेरे को जितना पता होगा मैं सिर्फ उतना ही लिखूँगी। मेरा जो लिमिटेड नॉलेज होगा आपके अकॉर्डिंग, आई मीन आपके जो भी बिहेवियर के अकॉर्डिंग, तो मैं लिमिटेड लिख पाऊँगी। लेकिन कोई आपका घर वाला जो आपके साथ 24 घंटे रहता है, हमेशा रहता है, वो आपकी रग रग से वाकिफ़ होता है, तो जब वो लिखेगा तो वो आपके बारे में डेप्थ में लिखेगा, क्योंकि उसको ज़्यादा आपके बारे में नॉलेज है ना, इंस्टेड ऑफ मी, बिकॉज मुझे तो आपके बारे में कुछ नहीं पता। मेरे को जो भी लिमिटेड, मैं आपसे 2-3 बार मिली एंड आई वाज लाइक राइटिंग अबाउट यू। दैट इज़ पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, कई तरह के पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑमनिसिएंट पॉइंट ऑफ व्यू। आइए देखते हैं फर्स्ट वन को। देखो, जो ऑमनिसिएंट होता है ना पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें क्या होता है, स्टोरी इज टोल्ड इन द थर्ड पर्सन। स्टोरी थर्ड पर्सन में टोल्ड की जाती है, बताई जाती है बाय नरेटर। नरेटर क्या बताता है, द स्टोरी इज टोल्ड इन थर्ड पर्सन बाय नरेटर हु हैज़ अनलिमिटेड नॉलेज ऑफ इवेंट्स एंड कैरेक्टर्स। इतना याद रखना कि जो ओमनिसिएंट होता है ना, उसमें अनलिमिटेड नॉलेज होती है अबाउट द कैरेक्टर। यानी अगर कोई राइटर है वो ओमनिसिएंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा है, तो मैंने अभी एग्जांपल दिया ना कि मुझे लिमिटेड नॉलेज है, तो मैं ओमनिसिएंट में नहीं आऊँगी, बिकॉज वो जो राइटर लिख रहा होगा ओमनिसिएंट पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको पूरी डिटेल पता होगी, अनलिमिटेड नॉलेज होगा अबाउट द कैरेक्टर एंड द इवेंट्स टू। अब थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू को क्या बोलते हैं, बेसिकली थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, एक स्टोरी इज टोल्ड इन द थर्ड पर्सन बट फ्रॉम द न्यू पॉइंट ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। जैसे मैंने बोला, ओमनिसिएंट में थर्ड पर्सन के बारे में तो नरेटर बता रहा है, और जिसके बाद अनलिमिटेड नॉलेज है। लेकिन ओमनिसिएंट में, पर जो थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है, वो स्टोरी तो थर्ड पर्सन में हो ही रही है, क्योंकि नाम ही है थर्ड पर्सन, बट फ्रॉम द न्यू पॉइंट ऑफ कैरेक्टर इन स्टोरी, यानी कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के अकॉर्डिंग। लाइक पॉइंट ऑफ व्यू इज़ लिमिटेड टू द कैरेक्टर परसेप्शन। अब मैं इसमें अपने आप को एग्जांपल में रख सकती हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेरे पास लिमिटेड नॉलेज है और आप मेरे लिए एक थर्ड पर्सन हो गए, तो मैं थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में, थर्ड पर्सन लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू में आ सकती हूँ, क्योंकि मुझे आपके बारे में थोड़ा ही चीज़ें पता है, और वो उसमें मैं अपनी कैरेक्टर की परसेप्शन एंड शो नो डायरेक्ट नॉलेज ऑफ वॉट अदर्स आर थिंकिंग, फीलिंग और डूइंग। अच्छे इसको ढंग से समझाएं।
तो थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में थर्ड पर्सन के बारे में डिस्कस तो करता है, लेकिन कोई और कैरेक्टर जिसको थोड़ा ही नॉलेज है, उस कैरेक्टर के बारे में पूरा नॉलेज नहीं है ना, और इससे वो जो लिख रहा है उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई तीसरा क्या फील कर रहा है, क्या कर रहा है, या फिर क्या सोच रहा है, उसमें सिर्फ उसी का पर्सपेक्टिव या फिर उसी का पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा ऑन दी थर्ड पर्सन के लिए, और थर्ड पर्सन के बारे में उससे ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है, लिमिटेड नॉलेज है, यू कैन से। ओके, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, आप देखिए द ऑथर, हाँ यस, देखो ऑथर जो होता है ना वो आई वी, इन्हीं सारी चीज़ों में आई वी प्रोनाउन का यूज़ करता है। आपने बहुत ही फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में यू कैन से ऑटोबायोग्राफी जब लिखी होती है ना, तभी आई का यूज़ होता है कि आई एम, बिकॉज आई एम राइटिंग अबाउट माई सेल्फ, दैट इज़ वाई आई एम यूजिंग आई। तो फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में कह सकते हैं कि इट इज़ अ टाइप ऑफ एन ऑटोबायोग्राफी। लेकिन सेकेंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, यू। आपने बहुत लिमिटेड ऐसी स्टोरी पढ़ी होंगी या फिर कुछ भी ऐसी राइटिंग देखी होगी जिसमें यू आर सीइंग दैट, यू आर डूइंग दिस, यू तो होता ही नहीं है, ही शी इट ही यूज़ होता है, दे यूज़ होता है। लेकिन जो सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। इसका एक एग्जांपल यू कैन सी एनसीईआरटी की बुक में जब शुरुआत में इंट्रोडक्शन पार्ट दिया होता था उसमें यू का यूज़ होता था कि यू कैन फाइंड दिस टॉपिक्स इन दिस, लेकिन ये एक एग्जांपल नहीं हो सकता है। पर मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसकी राइटिंग बहुत ही ज़्यादा इनफ्रीक्वेंट और रेयर होती है, यानी पाई नहीं जाती, बिकॉज ये यू करके कोई राइटर नहीं लिखता। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टाइल है। स्टाइल का मतलब होता है कि ऐसा मैनर जिसमें ऑथर अपने वर्ड्स को यूज़ करता है, अपने सेंटेंस को फॉर्म करता है, यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस, और उसे नॉन लिटरल एक्सप्रेशन जो भी देता है, एक रिदम देता है, स्क्रीन टाइम, टोन, ये सारी चीज़ें जब देकर, जैसे आप कुछ भी लिख रहे होते हो, आप नॉर्मली लिखते हो आई एम गोइंग दिस, तो ये बहुत नॉर्मल सेंटेंस होता है। लेकिन अगर आप एक विटी राइटर हो तो जब आप अपने वर्ड्स या फिर सेंटेंस या फिर जो भी आप वर्ड्स को यूज़ करोगे वो बहुत ही ज़्यादा विटी लगेगा, और आपके स्टाइल को ही देख के सबको समझ में आ जाएगा कि नाइस है ना। स्टाइल बेसिकली एक ऐसा वे ऑफ राइटिंग होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होती है ना, जिसमें हम अपने वर्ड्स को बहुत ही ध्यान से यूज़ करते हैं, अपने सेंटेंस को बहुत ही क्लियरली अच्छी तरीके से फॉर्म करते हैं। ओके, एंड वे ऑफ राइटिंग, इट इज़ अ मैनर ऑफ राइटिंग, और यू कैन से डिस्कशन अबाउट दिस स्टाइल, है ना। और ये मेरे नोट्स हैं जिसमें मैंने आपको इस तरीके से ड्राइंग बना के दिखाई है, या सो आई होप आपको स्टाइल समझ में आ गया होगा। स्टाइल बेसिकली एक आर्ट होती है राइटिंग की जो कि ऑथर यूज़ करते हैं अपने सेंटेंस को फॉर्मेशन में, जिसमें वो एक लिटरल एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं, राइमिंग वर्ड्स का यूज़ करते हैं, टाइमिंग और टोन वगैरह डिस्कस करते हैं। ओके, और यू कैन से स्टाइल कैन इंक्लूड वोकैबुलरी, ठीक है, वोकैब्स, सिंटैक्स और रिदम, ठीक है। सो इन तीनों को पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर होता क्या है, देन आफ्टर हम लोग अपने स्टाइल इंक्लूड्स वोकैब। देखिए गाइस, जो वोकैब होता है वो बेसिकली क्या होता है, चॉइसेस ऑफ द वर्ड्स। आपको भी पता है वोकैबुलरी क्या होता है, इट इज़ बेसिकली चॉइस ऑफ द वर्ड्स। और ये भी 4 टाइप के होते हैं ना, जब भी आप कोई वर्ड सेलेक्शन करते हो तो ये 4 टाइप के वर्ड होते हैं जो आप यूज़ करते हो। सिंपल वर्ड यूज़ करते हो, कोई कॉम्प्लेक्स राइटर कोई कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज़ कर रहा है, कोई कंक्रीट यूज़ कर रहा है, कोई एब्स्ट्रैक्ट यूज़ कर रहा है। ये 4 टाइप की जो वर्ड होते हैं जो कि हम वोकैबुलरी में यूज़ करते हैं। ओके, देन हमारे आते हैं भाई सिंटेक्स। Syntax is basically arrangement of words, their ordering and grouping placement within phrases, clauses and sentences. सिंटेक्स बेसिकली वर्ड्स की अरेंजमेंट होती है ना, जैसे वर्ड आपको पता ही होता क्या है, वर्ड की जब हम अरेंजमेंट करते हैं ना प्रॉपर सीक्वेंस, ऑर्डर या फिर ग्रुपिंग करते हैं या फिर उन्हें करेक्ट प्लेसिंग करते हैं ना, उनकी एक राइट प्लेस पे उन्हें रखते हैं। कुछ फ्रेजेस, जैसे फ्रेज का आप मतलब समझते ही होंगे, तो जब फ्रेजेस को अपने वर्ड्स में यूज़ करते हैं उसको ढंग से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसे लगाना, अरेंजमेंट करना उसकी, दैट इज़ कॉल्ड सिंटेक्स। एंड रिदम इज़ बेसिकली द पैटर्न और फ्लो ऑफ मूवमेंट created by choice of words and arrangement of phrases and sentences. रिदम आपको पता ही है, आपने जब भी कोई पोएम पढ़ी होगी तो व्हाट इज़ द रिदम ऑफ द अबव पोएम, तो ए बी बी ऐसा करके आपको ABCD में देता था। यहाँ पे रिदम का मतलब है
पैटर्न और फ्लो ऑफ मूवमेंट क्रिएटेड बाय द चॉइस ऑफ वर्ड्स। हम कैसे वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं जो कि आपस में एक रिदम बना रहे हैं, और कुछ फ्रेसेस को भी यूज़ कर रहे हैं सेंटेंसेस में अपने, और उन सेंटेंसेस को जब हम देख रहे हैं तो वो एक रिदम या फिर यू कैन से अ पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। रिदम इज़ डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द लेंथ एंड द कंपोजिशन ऑफ सेंटेंस, है ना। और रिदम जो होता है ना, जितनी मतलब लेंथ ऑफ द सेंटेंस, यानी बड़ा है सेंटेंस, छोटा है सेंटेंस, उससे बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है। द यूज़ ऑफ पॉजेज विद इन सेंटेंस, यूज़ ऑफ रेपिटेशन, ठीक है, एंड ईज और डिफ़िकल्टी इन प्रोनाउंसिंग वर्ड्स साउंड इन दी सेंटेंस इज़ बेसिकली रिदम। रिदम का मतलब यही होता है कि जब हम किसी भी वर्ड्स को यूज़ करते हैं या फिर और उनके सेंटेंसेस में उसमें क्लॉजेज वगैरह पॉज यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी रिदम का आती हैं। और रिदम में हम ऐसे ही वर्ड्स का भी यूज़ करते हैं, कभी कभार उसमें फ्रेज़ यूज़ करते हैं, और सेंटेंस की साइज़ पे भी रिदम में बहुत फ़र्क पड़ता है। अब आप ये भी मेरे नोट्स एक बार देख लीजिए, जिसमें मैंने डिस्कस किया हुआ अबाउट सिंपल वर्ड्स, कम्प्लेक्स वर्ड, कंक्रीट वर्ड एंड ऑब्स्ट्रैक्ट वर्ड। वेट, लेट मी एक्सप्लेन ऑल दीज। सिंपल वर्ड बेसिकली जो कि हम एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है, नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बोलते हैं आप लोग। कम्प्लेक्स वर्ड होता है जिसमें प्रीफिक्स और सफिक्स का यूज़ होता है, ओके। कंक्रीट वर्ड क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स का यूज़ करना, द थिंग्स विच कैन बी टच सी, मतलब ऐसे कोई वर्ड्स का यूज़ करना जिसे हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, हम किसी चीज़ों का इसमें आइटम को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं बेसिकली। और एब्स्ट्रैक्ट वर्ड में हम जब किसी फीलिंग्स को और इनटैंजिबल चीज़ों को जब हम एक्सप्रेस करते हैं अपनी राइटिंग्स में, जैसे हम कंक्रीट वर्ड में कभी अपनी स्टोरी में फर्नीचर की बात कर रहे हैं, कभी हम टेबल चेयर की बात कर रहे हैं, तो वो कंक्रीट वर्ड में आएगा, है ना। और एब्स्ट्रैक्ट वर्ड में हम बता रहे हैं कि कोई कितना ज़्यादा सैड है या फिर कोई कितना हैप्पी है, तो दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट वर्ड, ओके। सो ऑफ कोर्स अभी जो मैंने प्रोज डिवाइसेस है वो कंप्लीट करा दिए हैं गाइस। जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारी नैरेटिव टेक्निक एंड नैरेटिव स्ट्रक्चर पे बनेगी, राइट। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड विथ मी एंड गुड बाय।